डियर फ्रेंड्स, आज हम ऐसी यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका अभी हाल ही में स्थापना हुई। 2019 5 अगस्त की ये बात है जब हमारे होम मिनिस्टर ने ये प्रस्ताव राज्यसभा में पारित किया कि जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख अंग है उसे सेपरेट कर दिया जाए और साथ में 370 धारा जो कभी जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देती थी उसे खत्म कर दिया जाए। ये 5 अगस्त को राज्यसभा में बिल पारित किया गया और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होकर ये बिल जो था वो पास हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को ये लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया और इसी प्रकार जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। ये बात जो है ये समझने की है, ये जो लेह लद्दाख का एरिया है इसको सेपरेट जम्मू कश्मीर से क्यों किया गया। 3 वजह तो ये बताएगी कि लिंग्विस्टिक तौर पे, कल्चरल तौर पे और हिस्टोरिकल तौर पे ये जो इलाका था वो जम्मू कश्मीर के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता था। नंबर 2, यहां की रियासत जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत थी वो हमेशा जो लेह लद्दाख को भी पैसा मिलता था अपने में ही इस्तेमाल कर लेते थे और लद्दाख एक निगलेक्टेड कंस्टिट्यूएंसी बना रहा। उसका खोया हुआ दर्जा बीजेपी सरकार ने ये बड़ा अच्छा विकल्प उठाया और लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पे नियुक्त कर दिया गया जो राष्ट्रपति के अधीन है और वहां पे काउंसिल स्थापित कर दी गई। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई। पार्लियामेंट की सीट के लिए एक सीट दी गई लद्दाख को, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी खड़े किए। कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया। तो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसमें 26 सीट्स थी। 2020 में ये इलेक्शन करवाई गई नवंबर के महीने में। 26 सीट्स पे इलेक्शन हुई और इन वोटिंग में 15 सीट्स बीजेपी के प्रत्याशी जीते, 9 सीट्स कांग्रेस और 2 सीट्स इंडिपेंडेंट, और इस प्रकार इस काउंसिल की स्थापना की गई। अब ये काउंसिल जो है ये अपनी टर्म पूरी कर चुकी है और अब नई इलेक्शंस नवंबर में घोषित होनी थी, लेकिन इनको अब डिले कर दिया गया क्योंकि सिचुएशन जो है वो वहां पे शांत नहीं है। कर्फ्यू लगा हुआ था और अभी जो हालात है ठीक नहीं है, तो मार्च तक ये जो इलेक्शंस हैं ये स्थगित कर दी गई हैं। Is that in September 2019 when the Union Territory was created of Ladakh, at that time 3 ministries, Home, Tribal Affairs and Law, under the National Commission for the Scheduled Tribe, had agreed to give 6th schedule status to the Ladakh constituency, and they had given the green signal to go ahead because it was considered a very much imperative step by the government to accept Ladakh as a tribal area which should be included into the 6th schedule of the constitution. And this is the same right which was being asked by the Sonam Wangchuk. And why it was not being given? It was rumored, how far it is true we do not know, but it was rumored that the government had given the right to excavate the land of the Ladakh to the private companies, that it is being given to the private companies for excavation and exploration of the mineral resources available in Ladakh, which is being objected by the Ladakhi people. मतलब वहां पे जो रिसोर्सेस हैं लद्दाख के वो प्राइवेट कंपनीज को दिए जा रहे हैं ताकि वो इनको खंगालें और उनसे जो हो सकता है उनको बाहर निकालें और उनका जो बेनिफिट है वो लिया जाए। इसके अलावा सोलर एनर्जी को जिस प्रकार राजस्थान में एस्टेब्लिश किया गया है वैसे ही सोलर एनर्जी लद्दाख में एस्टेब्लिश करने की योजना बनाई जा रही है, जिसका सोनम वांगचुक पूरी तरह से
विरोध कर रहे हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, उनका यह मानना है कि हमें 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए और हमारे जो मिनरल्स हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हमारे पूछे बिना नहीं छेड़ा जाना चाहिए। अगर हम चाहें तो उनको खंगाला जाए, अगर हमें जरूरत नहीं है तो हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है इसको खराब ना किया जाए। अब ये सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक लेक में पैदा हुए, 1966 में इनका जन्म हुआ, यहीं के जन्मे पले और यहीं पे बड़े हुए। ये एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, एनवायरनमेंटलिस्ट भी हैं, इनोवेटर भी हैं और ट्रू इंडियन हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे ऐसे इनाम मिले हैं जो कुछ तो इनकी खोजों के लिए हैं, कुछ इनकी जो प्रगति के लिए इन्होंने लोगों के बीच में कार्य किए उनके लिए, कुछ ये जो एनजीओस चला रहे हैं उनमें एनजीओस में लोगों की भलाई के लिए, बच्चों की इंप्रूवमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की लेह लद्दाख, क्योंकि ये है तो डेजर्ट एरिया, लेकिन ये डेजर्ट जो है ये बर्फीले डेजर्ट है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और यहाँ पे सर्दी बहुत जाता है, -30-40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ पे स्कूल अगर बनाए भी जाते हैं तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। सोनम वांगचुक ने सोलर एनर्जी को यूज करके वहां पे एक स्कूल की स्थापना की, जो सोलर हीटेड स्कूल है, जहां पे हर प्रकार की एक बच्चे को सुविधा प्राप्त है और बिना किसी एनर्जी के खर्च किए हुए, रादर एनर्जी को कंजर्व करके उन्होंने इस स्कूल की स्थापना की, जिसके लिए भी उनको इनाम मिला। प्लस इन्होंने एजुकेशन का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, वो पुराने सिस्टम जो एजुकेशन का हमारा पैटर्न चला आ रहा है, उसके साथ साथ इन्होंने एक किस्म का वोकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बच्चे को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें काम आ सकती हैं उनकी भी शिक्षा दी जाती है, ताकि बच्चा अपने आप में दक्ष हो जाए। कल को जब वो पढ़ लिख के आगे जाए तो अपनी कमाई के साधन अपने आप जुटा सके। ये इनका एक बड़ा अच्छा विकल्प था, जिसके लिए सरकार ने भी इसको सराहा और उसके लिए इन्होंने बहुत सी भूमि भी दी, जिसका मेन कारण यही था कि जिसमें मेन शर्त यही थी कि 2 साल के अंदर वो बिल्डिंग की स्थापना कर दी जाए, स्कूल स्थापित कर दिया जाए, जो भी वो स्थापित करना चाहता था। मतलब सरकार भी इनकी जो गतिविधियां थी, कार्यशैली थी, उसको सराह रही थी और उसकी जो सराहना करते हुए उसे जिस प्रकार की मदद हो रही दे रही थी। फिर झगड़ा किस बात का? ये कहते हैं 3 इडियट पिक्चर भी बनी और 3 इडियट पिक्चर में आमिर खान ने जो वांगड़ू का रोल किया वो इस सोनम वांगचुक से प्रभावित था। जब सोनम वांगचुक एक बार कौन बनेगा करोड़पति में आए तो वहां पे अमिताभ बच्चन ने इनसे सवाल किया था कि 3 इडियट की जो पिक्चर है वो आपसे प्रभावित है। वहां पे इन्होंने साफ इनकार किया। चलो इस बात को छोड़े, लेकिन दूसरी इनकी इन्वेंशन ये थी कि इन्होंने सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके फौजियों के लिए टेंट बनाए, जो सोलर की गर्मी से हीट अप हो जाते हैं और वहां पे किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता। और ये टेंट बड़े मशहूर हुए और बाहर विदेशों में भी और उनको उनके लिए बुलाया गया और उनके कार्यशैली को वहां पे भी सराहा गया। ऐसे व्यक्ति ने हाल ही में कुछ दिन पहले भूख हड़ताल पर ये चले गए और भूख हड़ताल पे जाने का कारण ये था, ये सरकार से मांग कर रहे थे कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और उसे 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए। स्टेटहुड भी हम समझते हैं कि स्टेट का दर्जा दिया जाए। दूसरा 6th शेड्यूल वो भी हमने समझ लिया कि जिसमें इनको सरकार जो स्टेट है वो अपने बारे में कहां तक वो एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ करना चाहती है या नहीं, वो खुद अपने डिसीजन ले सके। होता क्या है, स्टेट्स को सेंटर जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स वहां पे लगा लेती है और वहां पे जो मिनरल्स हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करती है या किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है और उससे जो रॉयल्टी है वो इनको आगे बांट दी जाती है। लेकिन जो सोनम वांगचुक हैं वो ये कहते हैं कि ये स्टेट का मसला है,
स्टेट की जरूरत है और स्टेट तक ही मुहैया रहनी चाहिए। इसमें सेंटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहें तो हम अपने रिसोर्सेस को खुद यूटिलाइज करें, जैसे कि मैंने आगे भी बताया त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम कर रहे हैं। सारा असम या त्रिपुरा या मेघालय नहीं, उसके कुछ पोर्शन है जिनको उन्होंने ये छूट दे रखी है, 6 शेड्यूल में शामिल कर रखा है। इसी प्रकार की कुछ मांग जो है सोनम वांगचुक कर रहे थे। अब यहां तक तो बात ठीक थी। आगे क्या शुरू हुआ कि सोनम वांगचुक इस समय भूख हड़ताल पे बैठ गए अपनी मांग को मनवाने के लिए। इसी दौरान अब हम जरा भारत के जो पास के पड़ोसी हैं इन देशों का भी जरा मुआयना कर दें। बांग्लादेश, वहां पे भी तख्ता शेख हसीना का पलटा गया। दूसरा, म्यांमार में भी गड़बड़ चल रही है। तीसरा, श्रीलंका में। चौथा, पाकिस्तान में। और पांचवा, नेपाल में। रिसेंटली नेपाल में भी गड़बड़ हुई और यह गड़बड़ का कारण क्या था कि नेपाल की सरकार ने इंटरनेट सेवाएं जो थी वो स्थगित बंद कर दी। आज सोशल मीडिया का युग है। नया यूथ जो है वो तो इंटरनेट के बगैर जी नहीं सकता। ये वो यूथ है जिसे जेन जी का नाम दिया गया। जेन जी वो यूथ है जो 1999 या 98 में पैदा हुआ और 2017-18 तक जवान हुआ। ये इंटरनेट के युग के पैदाइशी बच्चे हैं जिन्हें जेनजी कहा जाता है। और इन जेनजी ने जब नेपाल की सरकार ने इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी तो इन्होंने तो हड़ताल कर दी। ये सड़कों पे उतर आए, आगजनी, यहां तक कि मिनिस्टरों के घर पे अटैक कर दिया। प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा, मिनिस्टरों की पिटाई की गई और एकदम हालात जो थे नेपाल के बिगड़ गए और नेपाल में सत्ता पलट हो गई। ये बात ध्यान में रखना। ये बात है अगस्त सितंबर की। और हमारे यहां पे हम जानते ही हैं ऑपोजिशन हर वक्त कुछ ना कुछ तो बोलती रहती है। उन्होंने भी था ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि भारत में भी एक दिन ऐसा आएगा जेन जी जो है सरकार के खिलाफ उठ खड़ा होगा। ये उन्होंने वैसे बात की है, कोई इसकी प्रोजेक्शन नहीं की, लेकिन बात ये ऑपोजिशन की तरफ से उड़ के आई, जैसे वोट चोरी की बात उड़ के आई। अब सरकारें तो थोड़ी बहुत सेंसिटिव होती हैं और इधर वांगचुक जो थे वो हड़ताल पे पहले तो अकेले बैठे और साथ में उन्होंने क्या किया, इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और रोज अपना स्टेटस जो है वो इंटरनेट में डालने लग गए। और इंटरनेट में डालते डालते धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ने शुरू हो गए। अब भूख हड़ताल में बैठे हुए थे और व्यक्ति भी जुड़ गए। कुछ सैनिक थे रिटायर्ड, कुछ आम विद्यार्थी थे, कुछ आम लोग थे और उनमें से 2-4 की तबीयत बिगड़ गई। और ये सारी बात जो है उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको एम्बुलेंस पे डाल के ले जाया जा रहा था तो वहां का यूथ भड़क उठा। वहां पे यूथ भड़का और उन्होंने नारे लगाने शुरू किए। 2-3 दिन बाद ये जो लोग थे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने लग पड़ी। वही वांगचुक जो अकेले बैठे हुए थे आज वो बहुत सारी भीड़ के नेता बन गए एकदम। अब सरकार जो है वो थोड़ी सी घबरा गई क्योंकि उधर जेनजी का जो स्लोगन था वो चल रहा था और उधर नेपाल की रिसेंटली हुई घटना जो थी वो सामने आई हुई थी। अब सोनम वांगचुक वैसे तो चुपचाप बैठे हुए थे, वो कोई ऐसी प्रोटेस्ट की ना बात कर रहे थे ना कोई बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कहते हैं कि एक बार ऐसी बात जेनजी की होगी, हो सकता है नेपाल का वेरवा दे रहे हो और वैसे ही बता रहे हो। जब वो 2 लोग उनको लेके जा रहे थे तो भीड़ इकट्ठी हो गई और ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई। वो भीड़ जो थी धीरे धीरे उसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, भीड़ उग्र हो गई और उन्होंने बीजेपी के जो ऑफिसेस थे वहां पे पथराव किया, उनको आग के हवाले कर दिया। पुलिस के ऊपर भी उन्होंने पथराव किया, पुलिस ने फायरिंग की, 4 लोग मारे गए
और बहुत से लोग कहते हैं 70 से 90 के करीब बुरी तरह जख्मी हो गए जो हॉस्पिटल दाखिल किए गए। ऐसी स्थिति में पुलिस ने वहां पर सेंटर के कहने पे सोनम वांगचुक को कैद कर लिया, पकड़ लिया और उसे देश से बाहर ले गए, लद्दाख से बाहर ले आए और कहा जाता है जोधपुर जाकर रखा हुआ है जेल में। अब ये जब स्थिति हुई तो सोनम वांगचुक ने हाथ जोड़ के लोगों से अपील की कि उनका पीसफुल प्रोटेस्ट था, वो नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करके, जैसे कभी महात्मा गांधी हुआ करते थे, वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और ऐसी ना वो कोई परिस्थिति पैदा करना चाहते थे। और अगर ये परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है तो उन्होंने जो अपनी ये जो भूख हड़ताल थी उसे उसी समय कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो प्रतिक्रिया है, जो मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उसे इस समय के लिए स्थगित करता हूं। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि लोग इस प्रकार उग्र हो जाएं और कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लें। मैं ऐसा नहीं चाहता और मैं अपनी जो अनशन वाली नीति जो मैंने अपनाई थी मैं उसे वापस लेता हूं। यहां तक बात खत्म हो गई। अब यहां पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। पता नहीं हमारी क्यों ये एक नेचर सी बन गई हुई है, जिस व्यक्ति की हम सराहना करते हैं उसको हम कुछ देर बाद देवता बना देते हैं, फिर महात्मा बना देते हैं और फिर भगवान का ही दर्जा दे देते हैं। ये हमारी कुछ आदत सी है और आप इसे, जब मैं ये बात कर रहा हूं, आप इनमें कई व्यक्तियों को शामिल कर सकते हो और इंसान को हम इंसान नहीं रहने देते और उसके लिए हम कोई और छवि जो है वो क्रिएट कर देते हैं। इसी प्रकार सोनम वांगचुक को अगर आप देखें, ही इज ए सिंपल मैन who was working for the betterment of his state. He wanted a statehood for his state, Ladakh, and wanted to introduce the 6th schedule of the constitution for his state. And which is, अगर आप बैठ के सोच के देखो तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है और ये कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिसके लिए सरकार ने पहले उससे वादा ना किया हो। लेकिन हुआ क्या है, इस 26 सितंबर को उसे अरेस्ट किया गया है, अक्टूबर है, और इन 15 दिनों में सोशल मीडिया जो है वो 2 प्रकार के व्यूज से भर गया है। एक ग्रुप जो है जो सपोर्ट कर रहा है सेंटर सरकार को, वो सोनम वांगचुक को देशद्रोही साबित करने की कोशिश में लगा हुआ। वो सरेआम कह रहे हैं जो उसके ऊपर एनएसए लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वो इसलिए लगाया गया क्योंकि वो एनजीओ चला रहा था, उसने पैसे की मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ सरकारी फंड किया। वो पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी सपोर्टेड है, वो चाइना का सपोर्टेड है। ये ऐसे ऐसे इल्जाम हैं जो शायद सोनम वांगचुक अगर सुनेगा और देखेगा तो वो भी अपने हंस रहा होगा कि क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। एक नरेटिव जो है वो हम फैला रहे हैं और ये नरेटिव जो है हम देखें तो ये क्या सद्दाम हुसैन के खिलाफ नहीं लगाए, कर्नल गद्दाफी के खिलाफ नहीं लगाए, क्या शाह ऑफ ईरान के खिलाफ नहीं। हमने एक ऐसी नरेटिव हम क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम उस व्यक्ति की इमेज को मलाइन करने की कोशिश करते हैं। पहले उसकी इमेज को ऊपर उठाया किसने और आज हम गिराने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें हमें क्या मिलने वाला है? हम ये चाहते हैं कि जो दूध है दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। सोनम वांगचुक के खिलाफ जिसे रेमन मैग्से अवार्ड और अन्य अवार्ड्स के साथ नवाजा गया है, सरकार की तरफ से भी, केंद्र की तरफ से भी, स्टेट्स की तरफ से भी कई 18 से ऊपर उसे स्टेट अवार्ड्स मिले हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप टीवी पे देख रहे होंगे। ये अवार्ड्स बिना किसी सोचे समझे तो दिए नहीं गए, जिसने भी दिए होंगे जांच पड़ताल की होगी। अगर सेंटर ने भी सोनम वांगचुक को जमीन दी है स्कूल खोलने के लिए तो उसके कुछ गुणों को देख के दी होगी।
हो सकता है कि उस समय जो उन्होंने इंक्वायरी कराई हो वो पूर्ण तौर पर ठीक ना रही हो, कोई कमी पेशी रह गई हो, तो कर लो, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये कहीं भी ठीक नहीं है एक अच्छे व्यक्ति को बुरा साबित करना और बुरे को अच्छा, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे को गाना याद है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इस मह को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। मतलब मैंने थोड़ी सी लाइनें चुराई हैं, छू लेने दे नाजुक होठों को, कुछ और नहीं इल्जाम है ये, लेकिन मैं वो 2 लाइनें बोल रहा हूं, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। थैंक यू।